नमस्कार, मैं डॉक्टर क्षमा पांडे, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली। हिंदी भाषा एवं संप्रेषण विषय के अंतर्गत हम लोग पत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज के अध्ययन का प्रकरण है सरकारी पत्र के प्रकार। इस पाठ के सीखने के अपेक्षित उद्देश्य हैं: पाठ के अध्ययन के पश्चात विद्यार्थी कार्यालय ज्ञापन की विशेषताओं का बोध कर सकेंगे, ज्ञापन को परिभाषित कर सकेंगे, कार्यालय ज्ञापन एवं ज्ञापन में विभेद कर सकेंगे, कार्यालय आदेश के प्रारूप का बोध कर उनके अभिप्राय समझ सकेंगे, परिपत्र एवं अनुस्मारक पत्रों में विभेद कर सकेंगे, अधिसूचना एवं पृष्ठांकन एवं प्रेस विज्ञप्ति के प्रत्यय का भी बोध कर सकेंगे। प्रारंभ करते हैं ज्ञापन से। सरकारी कार्यकलापों में ज्ञापन वह पत्र व्यवहार होता है जो साधारण संदेश प्रेषण में अपने समकक्ष या छोटे अधिकारियों को लिखे या प्रेषित किए जाते हैं। ज्ञापन का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है, जैसे पत्रों की प्राप्ति स्वीकार करने हेतु, कर्मचारियों द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्रों, याचिकाओं आदि का उत्तर देने के लिए ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। ज्ञापन लिखने में अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है। ज्ञापन में संबोधन एवं स्वनिर्देश का प्रयोग नहीं किया जाता है। ज्ञापन में प्रेषक एवं प्रेषित का पता कार्यालय ज्ञापन के समान ही होता है। यहाँ पर एक नमूना या उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत है कि ज्ञापन किस तरीके से लिखते हैं। ज्ञापन या मेमोरेंडम प्रारंभ किस प्रकार करते हैं। यहाँ पर देखिए कि पत्रांक, तिथि और उसके नीचे जिस मंत्रालय से लिखा गया है, जैसे उदाहरण स्वरूप गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, फिर दिनांक। यहाँ पर एक प्रारूप प्रस्तुत है जिसमें लिखा हुआ है श्री मानवेंद्र सिंह को उनके दिनांक 10/12/2021 के आवेदन के उत्तर में इस मंत्रालय में वरिष्ठ अनुवादक का पद निम्न शर्तों पर प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात पद का वेतनमान उल्लिखित किया गया है। तत्पश्चात तिथि का उल्लेख है जिसमें लिखा हुआ है कि इस पद पर 15 जून तक उपस्थित होना आवश्यक है। इसके पश्चात सेवा शर्तों का उल्लेख है कि अभी यह पद अस्थायी है परंतु स्थायी होने की संभावना है। फिर अपर सचिव भारत सरकार का नाम लिखा हुआ है, तत्पश्चात उनका पद लिखा है और दूसरी तरफ प्रेषित का नाम और पता लिखा हुआ है। इस प्रकार यह ज्ञापन का प्रारूप है। इसका एक प्रारूप आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत है जिसमें ज्ञापन को किस तरह से लिखा जाता है दर्शाया गया है, जो आप संदर्भ के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। एक अन्य प्रारूप भी आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसे भी संदर्भ के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है जिसे आप अपने लेखन अभ्यास में प्रयोग में ला सकते हैं। ज्ञापन के बाद हम बात करेंगे कार्यालय आदेश की, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में ऑफिस ऑर्डर कहते हैं। कार्यालय आदेश सरकारी पत्रों के वह रूप होते हैं जिनको किसी भी कार्यालय या मंत्रालय के कर्मचारियों को उनमें संबंधित सूचना दिए जाने के लिए लिखा जाता है। इन कार्यालय आदेशों का संबंध कार्यालय के किसी एक या अनेक व्यक्तियों से हो सकता है। ये आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति से संबंधित सूचना भी प्रेषित कर सकते हैं। इन कार्यालय आदेशों द्वारा वेतन वृद्धि, पद वृद्धि, अवकाश स्वीकृति, नियुक्ति आदि की सूचनाएं भी दी जाती हैं। ये कार्यालय आदेश सामान्य नियमों की सूचनाएं भी संप्रेषित करते हैं। कार्यालय आदेशों में सीधी एवं सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है। प्रारंभ में संख्या, कार्यालय का नाम, स्थान, दिनांक और फिर कार्यालय आदेश लिखा जाता है। कार्यालय आदेश के अंत में आदेशित करने वाले का नाम एवं पद लिखा जाता है। इस कार्यालय आदेश में
न तो किसी को संबोधित किया जाता है और न ही आदेश देने वाला अपने लिए स्वनिर्देशों का प्रयोग करता है। यदि आदेश की प्रतिलिपि भेजी जा रही है तो इनमें अंत में दाहिनी ओर जिसे प्रतिलिपि भेजी जा रही है उनके नाम एवं पते लिखित होते हैं। आदेश की रचना में उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर उदाहरण कार्यालय आदेश का प्रस्तुत है। यहाँ पर आपके संदर्भ के लिए प्रस्तुत है, ये मात्र अभ्यास के लिए है, आप इसे देखिए। समाहर्ता कार्यालय लखनऊ में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत श्री सोहन वर्मा को सूखा राहत विभाग में वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत करके उनकी नियुक्ति बीसलपुर कस्बे में की जाती है तथा वे अगले आदेश तक वही कार्य करेंगे। यहाँ पर समाहर्ता लखनऊ का नाम लिखा हुआ है, उसके नीचे वीरेंद्र कुमार, उसके नीचे उनका पद और प्रतिलिपि किसको भेजी जा रही है उसका यहाँ पर उल्लेख है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे परिपत्र की। हम कार्यालयी भाषा में सुनते हैं सर्कुलर, और सर्कुलर क्या होता है? परिपत्र या सर्कुलर वास्तव में सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन से भिन्न ना होकर उनके समान ही होते हैं। जब ये सरकारी पत्र रूप एक साथ कई स्थानों या कई व्यक्तियों को प्रेषित किए जाते हैं तब ये परिपत्र की श्रेणी में सम्मिलित हो जाते हैं। जब समस्त राज्य सरकारों को कोई एक ही पत्र एक साथ भेजा जाता है तो यह परिपत्र या सर्कुलर कहलाता है। अतः परिपत्र के अंतर्गत निम्न समस्त पत्रावली शामिल हो सकती है, जैसे सरकारी पत्र सभी राज्य सरकारों को, कार्यालय ज्ञापन भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को, ज्ञापन किसी मंत्रालय के सभी अनुभागों, अधिकारियों, संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय। तो इस प्रकार से ये सभी परिपत्र या सर्कुलर कहलाते हैं। इन समस्त प्रकार के परिपत्रों की विषय वस्तु समान होती है। इन परिपत्रों का प्रेषक एक ही व्यक्ति होता है और प्रेषितों में कार्यालय अध्यक्षों, अधिकारियों का संकेत होता है। यहाँ पर परिपत्र या सर्कुलर का एक दृष्टांत आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसे आप संदर्भ के लिए प्रयोग में ला सकते हैं या इसको अभ्यास के लिए प्रयोग में ला सकते हैं कि किस प्रकार परिपत्र या सर्कुलर लिखा जाता है। यहाँ पर प्रेषक का नाम है, नीचे स्थान है और प्रारंभ में पता लिखा हुआ है संख्या के साथ। एक ये दूसरा नमूना आपके समक्ष प्रस्तुत है जिसे आप देखकर अभ्यास कर सकते हैं। इसको यहाँ पर लिखित रूप में दर्शाया गया है कि टंकण संबंधी त्रुटियों के कारण अभ्यास में बाधा आए, तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं कि किस तरीके से परिपत्र को लिखा जाता है। प्रेषक, प्रेषक के बाद जिसको भेज रहे हैं सेवा में समस्त राज्य सरकारें, तत्पश्चात स्थान, दिनांक, विषय और फिर संबोधन, तत्पश्चात उसका कलेवर। अंत में भवदीय श्री आकाश सिंह, उप सचिव भारत सरकार। तो ये उनका नाम और पदनाम यहाँ पर आता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अनुस्मारक की, रिमाइंडर। कार्यालय में बहुत बार हम सुनते हैं अनुस्मारक। तो अनुस्मारक क्या होता है? मूल पत्र में कथित कार्य यदि पूर्ण नहीं हो रहा होता या उसमें अधिक विलंब होता है तब लंबित कार्य को पूर्ण करने के लिए उसको स्मरण करवाने हेतु जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें अनुस्मारक कहते हैं। अनुस्मारक पूर्व प्रेषित पत्र के संदर्भ में उसी कार्यालय को लिखा जाता है, अर्थात जहां हमें स्मरण करवाना है। अनुस्मारक का रूप सरकारी पत्र के रूप में, कार्यालय ज्ञापन के लिए कार्यालय ज्ञापन के रूप में, अर्ध सरकारी पत्र के लिए अर्ध सरकारी पत्र के रूप में होता है। यहाँ पर कहने का अभिप्राय है जिस रूप में मूल पत्र है उसी रूप में अनुस्मारक होगा। अनुस्मारक का आकार छोटा होता है क्योंकि इसका उद्देश्य केवल
पूर्व पत्र के संदर्भ में प्रेषित कार्यालय या अधिकारी को मात्र स्मरण करवाना होता है। अनुस्मारक में पूर्व पत्र का क्रमांक या पत्र संख्या एवं दिनांक का संदर्भ दिया जाना आवश्यक होता है, क्योंकि अनुस्मारक मिलने पर संबद्ध अधिकारी या कार्यालय द्वारा पूर्व पत्र की विषय वस्तु का संदर्भ लेकर उत्तर दिया जाता है, अर्थात उसी क्रम में होता है जो पूर्व पत्र दिया गया है। यहाँ पर अनुस्मारक या रिमाइंडर का एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्रारंभ कैसे करेंगे? सेवा में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, दिनांक और उसके बाद विषय। यहाँ पर उदाहरण के लिए एक विषय दिया गया है बाढ़ राहत। संबोधन से प्रारंभ करेंगे। महोदय, उपरोक्त विषय के संदर्भ में इस मंत्रालय के पत्र संख्या, यहाँ पर पत्र का क्रमांक लिखा हुआ है, फिर दिनांक मई 2021 के संदर्भ में आपसे यह पूछने का निर्देश हुआ है कि आपके प्रत्युत्तर के कब तक आने की संभावना है। और अंत में भवदीय बाबूराम, अवर सचिव, भारत सरकार। तो इस तरीके से यहाँ पर बाढ़ राहत के संदर्भ में अनुस्मारक लिखा गया है। यहाँ पर एक दूसरा अनुस्मारक आपके समक्ष प्रस्तुत है, आपके संदर्भ के लिए, अभ्यास के लिए। अनुस्मारक के बाद अब हम चर्चा करेंगे अधिसूचना या नोटिफिकेशन की। अधिसूचना द्वारा नियमों, आदेशों को लागू करने, नियुक्तियां करने, राजपत्रित अधिकारियों को अवकाश देने, स्थानांतरण सूचित करने संबंधी सूचनाएं प्रेषित की जाती हैं। ये सूचनाएं गजट में भी प्रकाशित होती हैं। जिन सूचनाओं का प्रकाशन गजट में करवाया जाना होता है, वहां इस हेतु स्पष्ट निर्देश लिखे जाते हैं। जो सूचनाएं अत्यंत आवश्यक होती हैं एवं शीघ्र प्रकाशनार्थ होती हैं, उन्हें विशेष राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। अधिसूचनाएं केंद्र सरकार के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी राजपत्र में प्रकाशित की जाती हैं। यदि कार्यालय इकाइयां भी अपना गजट छापती हैं, तो वे भी अपनी अधिसूचनाएं प्रकाशित करवाती हैं। विशेष गजटों में यदि कोई सामग्री प्रकाशित करवानी है, तो उसके लिए संयुक्त सचिव या उसके समकक्ष अधिकारी की अनुमति भी आवश्यक होती है। अधिसूचनाओं में जहां जिस गजट में सामग्री प्रकाशित होनी है, उसका निर्देश होना चाहिए। अधिसूचनाएं किसी विशेष व्यक्ति को संबोधित करके नहीं लिखी जाती हैं। अधिसूचनाओं को अन्य पुरुष में लिखा जाता है और अधिसूचनाओं में प्रेषक अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं और हस्ताक्षर के नीचे पद का नाम दिया जाता है। यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत है कि किस प्रकार अधिसूचना या नोटिफिकेशन लिखा जाता है। तो अधिसूचना का एक नमूना आपके समक्ष अभ्यास हेतु प्रस्तुत है, जिसे आप अपने संदर्भ के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। ये दूसरा उदाहरण या नमूना है। यहाँ पर लिखित रूप में उसी अधिसूचना के एक उदाहरण को प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार अधिसूचना या नोटिफिकेशन लिखी जाती है। अब बात करेंगे पृष्ठांकन की, एंडोर्समेंट। पृष्ठांकन एक प्रकार का सरकारी पत्र है। यह सरकारी पत्र पत्राचार या पत्र प्रणाली का वह प्रकार है जो किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय से दूसरे मंत्रालय, विभाग या कार्यालय को भेजे जाने वाले पत्र के रूप में प्रयुक्त होता है। इस पृष्ठांकन का प्रयोग दिए गए उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है, जैसे जब मूल पत्र प्रेषक को लौटाया जाए, जब पत्र की मूल प्रति या प्रतिलिपि मंत्रालय या कार्यालय की जानकारी हेतु प्रेषित की जाए, जब किसी पत्र की प्रतिलिपियां प्रेषिती के अतिरिक्त अन्य को भी भेजी जाए। जब प्रतिलिपि भेजी जाती हैं, तब अवसर एवं आवश्यकता के अनुसार पृष्ठांकन में इस प्रकार के वाक्य प्रयुक्त होने चाहिए, जैसे को मूल रूप से प्रेषित। तो को मतलब अर्थात
किसी व्यक्ति विशेष को या कार्यालय को या मंत्रालय को मूल रूप से आवश्यक विचारार्थ प्रेषित डैश को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु आपके पत्र क्रमांक डैश के संदर्भ में। यहाँ पर जो खाली स्थान है उसमें आप आवश्यकता और पद के अनुरूप इसको भर लेंगे और उसके आधार पर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग पृष्ठांकन हेतु करेंगे। आगे इसी क्रम में डैश को कर्मचारियों में सूचनार्थ विवरण हेतु प्रेषित डैश को समस्त विभागों को सूचना हेतु प्रेषित डैश को आवश्यक सम्मति और प्रतिवेदन हेतु प्रेषित। तो ये जो रिक्त स्थान है जहां पर हमने डैश शब्द का प्रयोग किया वहां पर आवश्यकता और पद के अनुकूल आप इसको भरेंगे। तो इस प्रकार से हम पृष्ठांकन में इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपके संदर्भ हेतु एक नमूना प्रस्तुत है जिसे आप अपने अभ्यास के लिए प्रयोग में ला सकते हैं कि देखिए किस प्रकार से पृष्ठांकन को लिखा जाता है। यहाँ पर दूसरा उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत है जिसे आप ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं। यहाँ पर एक नमूना लिखित रूप से आपके संदर्भ हेतु प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार से संख्या से प्रारंभ करते हैं, फिर मंत्रालय का नाम भारत सरकार नई दिल्ली, फिर दिनांक, तदुपरांत यहाँ पर कलेवर आता है। उसके पश्चात आप देखिए कि किसको प्रेषित की जा रही है, फिर वित्तीय अनुदान का पत्र और यूएनओ से प्राप्त दवाइयों का पत्र और अंत में मोहित कुमार अवर सचिव भारत सरकार। अब बात करेंगे प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट। क्या होता है प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस नोट? कई बार अपनी बात जन साधारण तक प्रेषित करने के लिए सरकार प्रेस को अपना माध्यम बनाती है तथा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर या प्रेस नोट भेजकर समाचार पत्रों में उनका प्रकाशन करवाती है। प्रेस नोट के माध्यम से समाचार पत्रों को जानकारी देना होता है जिसे अखबार में संपादित करके समाचार बनाकर उन्हें प्रकाशित करते हैं। प्रेस नोट भेजते समय इस प्रारूप में सबसे ऊपर दिन, दिनांक, समय आदि लिखा जाता है। इसके बाद प्रेस नोट लिखकर विज्ञप्ति का शीर्षक या विषय का विवरण दिया जाता है। तदुपरांत विज्ञप्ति को प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद नीचे आदेश रहता है कि इस प्रारूप को मुख्य अधिकारी को प्रेषित कर दिया जाए जिससे प्रेस नोट जारी किया जा सके। ये सभी प्रेस नोट सरकार के मुख्य सूचना अधिकारी द्वारा ही भेजे जाते हैं। प्रेस नोट अनौपचारिक होते हैं जिन्हें संपादित, परिवर्तित या परिमार्जित करके प्रकाशित करने की अनुमति होती है। यहाँ पर एक उदाहरण या नमूना आपके समक्ष प्रस्तुत है कि किस प्रकार हम सारगर्भित प्रेस नोट लिखते हैं। इसका वाचन मैं आपके समक्ष कर रही हूँ। तो सबसे पहले शीर्षक प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट। भारत सरकार और बांग्लादेश की सरकार के मध्य विस्थापितों की समस्या निस्तारण और शांति बहाल करने के लिए अनुबंध हुआ है। यह भी निश्चित किया गया है कि इन विस्थापितों के पुनर्वास हेतु कारगर प्रयास किए जाएंगे। साथ ही आतंकवादियों को किसी भी प्रकार की सहायता एवं प्रश्रय नहीं दिया जाएगा। इन विषयों पर शीघ्र ही समझौता होगा। तो ये एक नमूना आपके समक्ष अभ्यास हेतु प्रस्तुत किया गया प्रेस विज्ञप्ति का। यहाँ पर उसके बाद क्या लिखेंगे? प्रेस सूचना अधिकारी नई दिल्ली को यह प्रेस विज्ञप्ति जारी करने व प्रचारित करने के लिए प्रेषित, और यहाँ पर अधिकारी का नाम है अविचल दीक्षित, संयुक्त सचिव भारत सरकार, विदेश मंत्रालय नई दिल्ली। इस प्रकार से प्रेस विज्ञप्ति लिखी जाती है। यहाँ पर एक समग्र रूप से नमूना प्रस्तुत है आपके समक्ष जिसे आप अपने संदर्भ के लिए देख सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे संकल्प या संस्थाओं की जिसे रेजोल्यूशन कहते हैं। अधिसूचना के समान ही संकल्प या संस्थाओं भी राजपत्र या गजट में प्रकाशित किए जाते हैं। इसमें गजट के
भाग अनुभाग का उल्लेख आवश्यक होता है। संकल्प का प्रयोग निम्नांकित कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे नीतिगत प्रश्नों पर सरकारी निर्णय की घोषणा के लिए, किसी समस्या पर निष्पक्ष सम्मति के लिए आयोग या जांच समिति की घोषणा के लिए, और आयोग या जांच समिति के प्रतिवेदन की घोषणा के लिए। संकल्प में विषय की पृष्ठभूमि और कारण, सरकारी आदेश और जिनको प्रतियां भेजनी होती हैं उनका उल्लेख किया जाता है। यहाँ पर एक उदाहरण प्रस्तुत है कि किस प्रकार से संकल्प का प्रारूप बनता है। सरकार के राजपत्र भाग 4 खंड 3 में प्रकाशनार्थ, इसके बाद संख्या का उल्लेख है, फिर शासन सचिवालय उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, तदुपरांत दिनांक। फिर यहाँ पर संकल्प लिखा गया है। संकल्प किस प्रकार लिखा जाता है, देखिए, प्रदेश के विशिष्ट क्षेत्रों में बढ़ते हुए सांप्रदायिक एवं जातिगत संघर्ष और तनाव को देखते हुए सरकार ने एक समिति गठित की है। यह समिति सांप्रदायिक एवं जातिगत संघर्ष और तनाव के कारणों पर विचार करेगी और निवारण के लिए अपने सुझाव दिनांक 2/10/2022 तक सरकार को देगी। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, और इसके बाद सदस्यों के नाम का उल्लेख है। फिर समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है वो भी लिखा हुआ है कि इस समिति के अध्यक्ष श्री अंचित दीक्षित होंगे, और हस्ताक्षर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, और उसके साथ दिनांक का उल्लेख है। तो ये संकल्प का प्रारूप है। इसके बाद संख्या, और संख्या लिखने के बाद आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि उपर्युक्त तीनों महानुभावों को भेज दी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि सचिव, गृह विभाग और प्रबंधक राजकीय मुद्रालय को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि भेज दी जाए। इसके बाद हस्ताक्षर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार। अब हम बात करेंगे पावती की। पावती क्या होता है? हम लोग बहुत चर्चा सुनते हैं कि पावती कार्यालयों में प्रस्तुत की जाती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों के पास प्रतिदिन ऐसे पत्र आते रहते हैं जो किसी कार्यालय या अधिकारी की शिकायत से संबंधित होते हैं, या उनमें अपनी व्यक्तिगत समस्या का उल्लेख किया जाता है और उस समस्या से उनको अवगत कराकर उनसे सहयोग की मांग की जाती है। इसके साथ ही और भी अनेक संदर्भों के पत्र अनेक व्यक्तियों द्वारा लिखे जाते रहते हैं, लेकिन इस प्रकार के सभी पत्रों को उच्च पदस्थ अधिकारी या मंत्रियों द्वारा पढ़ा जाना संभव नहीं होता है। इसलिए उनके निजी सचिव या सहायक पत्रों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित कार्यालय या अधिकारी के पास भेज देते हैं, परंतु शिष्टाचारवश पत्र प्रेषक की संतुष्टि हेतु पत्र प्राप्ति की स्वीकृति अथवा सूचना भेज दी जाती है। इस तरह के पावती पत्र पहले से छपे या अंकित रहते हैं। उनमें उस व्यक्ति विशेष का केवल नाम और दिनांक भरा जाता है। यह आपके समक्ष पावती का एक प्रारूप प्रस्तुत है, जिसमें एक तरफ जिसने शिकायत भेजी है या व्यक्तिगत समस्या भेजी है, दूसरी तरफ जिस मंत्रालय से पावती लिखी गई है उसका यहाँ पर पता लिखा हुआ है। फिर नीचे जो मुख्य विषय वस्तु है उसमें लिखा गया है कि प्रिय महोदय, आपका दिनांक 3/9/2022 का पत्र मुख्यमंत्री जी को प्राप्त हो गया है, आप निश्चिंत रहें, उस पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इसके पश्चात भवदीय, हस्ताक्षर और जिसने पत्र भेजा है, निजी सचिव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ। इस प्रकार से पावती पत्र संबंधित व्यक्ति को जिसने शिकायत की है उसकी मात्र संतुष्टि के लिए लिखा जाता है कि संबंधित मंत्रालय को आपका पत्र प्राप्त हो गया और उस पर कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। तो इस प्रकार से यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है और निष्कर्ष के रूप में
कुछ सार बिंदु आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। प्रस्तुत पाठ में सरकारी पत्र के विभिन्न प्रकारों के अंतर्गत ज्ञापन, कार्यालय आदेश, परिपत्र, अनुस्मारक, अधिसूचना, पृष्ठांकन, प्रेस विज्ञप्ति, पावती एवं संकल्प को स्पष्ट किया गया। विषय के अनुसार पत्रों को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, ज्ञापन, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, परिपत्र, अनुस्मारक, पृष्ठांकन, अधिसूचना, तार आदि प्रमुख हैं। पुनः समस्त प्रकार के पत्रों को किस प्रकार लिखा जाए, इसे स्पष्ट करने के लिए उनके प्रारूप प्रस्तुत किए गए। यद्यपि सभी प्रकार के पत्रों का उल्लेख करने का प्रयास इस पाठ के अंतर्गत किया गया है, तथापि विषय विस्तार से बचने के लिए सूचना, तार, द्रुत पत्र आदि को इस पाठ में सम्मिलित नहीं किया जा सका है। इस प्रकार आज पत्र या पत्र लेखन संबंधी विषय समाप्त होता है और इसके साथ साथ यह पाठ भी यही समाप्त होता है। अत्यंत हर्ष के साथ मैं आपको सूचित करना चाहती हूं कि हिंदी भाषा एवं संप्रेषण विषय नामक पाठ्यक्रम आज समाप्त होता है। यद्यपि इस पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा की व्याकरणिक एवं भाषिक विशेषताओं को समाहित करने का पूर्ण प्रयास किया गया है, तथापि विषय विस्तार को देखते हुए अनेक प्रकरण अवश्य ही छूट गए होंगे। आशा है कि यह पाठ या यह पाठ्यक्रम आपके लिए ज्ञानात्मक होगा और आपके अग्रिम अध्ययन के लिए सहायक होगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं और पाठ को समाप्त करती हूं, साथ ही पाठ्यक्रम को भी समाप्त करती हूं। धन्यवाद, नमस्कार।